नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो लेटेस्ट प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है अगस्त 2023 की, इसके सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम को 85 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आगामी जितने भी परीक्षाएं होने वाली है, खासकर बीपीएससी और बीपीएससी टीचर से संबंधित, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन का निचोड़ है। इससे बाहर से प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और लेते हैं पहला प्रश्न। उड़ीसा के किस जिले में 2 जून 2023 को एक भीषण रेल दुर्घटना हुई? ऑप्शन है आपके सामने भुवनेश्वर, कटक, बालासोर या गोपालपुर। तो सही उत्तर है दोस्तों बालासोर। बालासोर में 2 जून 2023 को एक भीषण रेल दुर्घटना हुई, जिसमें 3 ट्रेन शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस व एक मालगाड़ी आपस में टकरा गई, जिसमें 300 से अधिक यात्रियों की घटनास्थल पर या बाद में मारे जाने की पुष्टि सरकार द्वारा की गई है। एक काफ़ी भीषण रेल दुर्घटना हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित इंडिया रैंकिंग 2023 इस वर्ष कितने श्रेणियों में दी गई है? ऑप्शन है आपके सामने 5, 10, 13 या 15। तो सही उत्तर है दोस्तों 13। विगत 8 वर्षों से शिक्षा मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF द्वारा प्रत्येक वर्ष उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए इंडिया रैंकिंग जारी की जाती है, और इसी के तहत इस बार यानी 2023 में इसके द्वारा 13 श्रेणियों में रैंकिंग प्रदान की गई है। आइए देखते हैं ये 13 श्रेणियाँ कौन है और कौन से टॉप संस्थान हैं। तो ओवरऑल कैटेगरी यानी सारे इंस्टीट्यूट को मिला के एक ओवरऑल कैटेगरी होता है। सॉरी दोस्तों, इसमें जो पहला स्थान है वो है IIT मद्रास को दिया गया है। इसी तरह टॉप यूनिवर्सिटी में जो प्रथम स्थान दिया गया है वो है IISc बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। टॉप कॉलेज में दिल्ली का मिरांडा हाउस कॉलेज, टॉप मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है उसमें IIM अहमदाबाद, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज IIT मद्रास, और मेडिकल कॉलेज में एम्स दिल्ली, डेंटल कॉलेज में SIM चेन्नई की एक इंस्टीट्यूट है, उससे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उसी तरह फार्मेसी में निपर हैदराबाद के इंस्टीट्यूट है, यह टॉप किया है। कृषि विश्वविद्यालय में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को प्रथम स्थान दिया गया है। वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट में IIT रुड़की प्रथम स्थान है। लॉ संस्थान में यानी नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु की इंस्टीट्यूट है, इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। शोध संस्थान यानी रिसर्च के मामले में IIC बेंगलुरु टॉप की है, और नवाचार में IIT कानपुर ने टॉप किया है। तो ये टोटल कुल 13 श्रेणियाँ थी, जिसमें टॉप किस इंस्टीट्यूट किसे प्राप्त हुआ आपने देख लिया। तो इसमें ओवरऑल कैटेगरी में विश्वविद्यालय की कैटेगरी, कॉलेज, IIT, IIM और मेडिकल कॉलेज को आप जरूर याद रखिएगा, जिसमें किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है इंडिया रैंकिंग 2023 में। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है। इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल श्रेणी में किस शैक्षणिक संस्थान को लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा था कि IIT मद्रास को इस बार प्रथम स्थान दिया गया है, तो ये लगातार 5 वर्षों से ओवरऑल कैटेगरी में टॉप कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडिया रैंकिंग 2023 के यूनिवर्सिटी वर्ग में किस शैक्षणिक संस्थान को लगातार 8वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी हमने चार्ट में देखा था कि यूनिवर्सिटी की श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर की इंस्टीट्यूट है, इसे पहला स्थान दिया गया है, और ये लगातार 8 वर्षों से टॉप कर रही है। इंडिया रैंकिंग 2023 के कॉलेज वर्ग में किस कॉलेज को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो हम लोगों ने चार्ट में देखा था कि दिल्ली का जो मिरांडा हाउस कॉलेज है वह इस बार भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुराने वृक्ष को रखरखाव के लिए 2500 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है? ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी हरियाणा, और यह जो योजना है इसे प्राण वायु देवता पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। पुराने वृक्षों के रखरखाव के लिए हरियाणा सरकार की इस अनूठी योजना को प्राण वायु देवता पेंशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत वैसे वृक्ष जो 75 वर्ष पुराने हो गए हैं उनके रखरखाव के लिए
जो वृक्ष के मालिक है यानी केयर टेकर है उन्हें यह 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। और इस संबंधित से योजना जो घोषणा न राज्य सरकार 2021 में ही कर दी थी, लेकिन अब इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। दिव्यांग उद्यमियों के उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन से संबंधित इस वर्ष का छठा दिव्य कला मेला जुलाई 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? गुवाहाटी, जयपुर, इंदौर या दिल्ली? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गीतकार के साथ मिलकर एबंडेंस इन मिलेट्स नामक गीत की रचना की है? ऑप्शन है फाल्गुनी शाह, फाल्गुनी पाठक, AR रहमान या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फाल्गुनी शाह। भारत की पहल पर वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है और इसी के प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक कदम भी उठाए जा रहे हैं। और इसी के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक गीत की रचना फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर की है, जिसे एबंडेंस इन मिलेट्स नाम दिया गया है। एक हॉलीवुड गायक है फाल्गुनी शाह, जो भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBI जांच हेतु प्रदत्त सामान्य अनुमति वापस लेने वाला तमिलनाडु देश का कौन सा राज्य बन गया है? 5वां, 10वां, 15वां या 20वां? तो सही उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु देश का 10वां राज्य बन गया। आइए देखते हैं। पूर्व वर्षों में CBI अपनी जांच के लिए सामान्य सहमति सभी राज्यों से में प्राप्त थी, यानी अगर CBI किसी राज्य में जांच करने जा रहा है ना, तो राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। तो शुरू में हर राज्य ने पहले से ही CBI को यह अनुमति दे रखी थी, किंतु धीरे धीरे एक एक करके कई राज्य इसे वापस लेते गए, जैसे मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब व मेघालय की सरकार CBI जांच के लिए समान स्वीकृति पहले ही वापस ले ली थी तथा तमिलनाडु ऐसी स्वीकृति लेने वाला देश का 10वां राज्य बन गया है। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय तथा NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूरे देश में कहीं भी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन CBI के मामले में ऐसा नहीं है। CBI अगर किसी राज्य में जांच के लिए जाती है तो उसे उस राज्य सरकार से पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय और NIA के मामले में ये राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य नहीं है। CBI को जांच के लिए संबंधित राज्य से पूर्व अनुमति पहले लेनी पड़ती है। तो तमिलनाडु ऐसा 10वां राज्य है जिसने पूर्व सहमति हटा दी है। क्वेश्चन नंबर 10, QS रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 1500 शैक्षणिक संस्थानों में भारत के कितने संस्थान को शामिल किया गया है? 25, 35, 45 या 65? तो सही उत्तर है दोस्तों 45। विश्व भर में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर उनकी रैंकिंग का निर्धारण एक लंदन स्थित QS एजेंसी द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है। एजेंसी ने 2024 के लिए, यानी 2024 में जो एडमिशन करिएगा उसके लिए जून 2023 को अपनी रैंकिंग जारी की और विश्व के लगभग 1500 संस्थानों को शॉर्टलिस्ट किया, जिसमें 45 भारतीय संस्थान को इसमें जगह मिला है और पिछले वर्ष यह संख्या भारत की 41 थी। और इसी श्रेणी के जो अगर टॉप 200 विश्वविद्यालय की रैंकिंग देखिएगा ना, तो उसमें मात्र भारत के 2 ही शैक्षणिक संस्थान हैं, और वो कौन कौन से? बॉम्बे, IIT बॉम्बे जो 149वें स्थान पर है और IIT दिल्ली जो 197वें स्थान पर है। तो इस रैंकिंग में भारत के प्रतिनिधित्व बहुत कम है, यानी भारतीय इंस्टीट्यूट का जो संख्या है वो एक तो कम है और रैंकिंग भी उसे उच्च प्रदान है। ये देखिए, इसी की तहत जो विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी है वो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के सॉरी ये टॉप पे है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो UK का है ये दूसरे नंबर पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आप अक्सर नाम सुनते होंगे, ये तीसरे नंबर पर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है चौथे, और अमेरिका के ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 5वें नंबर पे है। इसी रैंकिंग में भारत के IIT बॉम्बे 149वें और IIT दिल्ली 197वें स्थान पर है। ये भारत की रैंकिंग देख लीजिए, IIT बॉम्बे 149वें, IIT दिल्ली 197वें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु स्थित है वो 225वें स्थान पर, खड़गपुर IIT खड़गपुर 271 और IIT कानपुर 278वें स्थान पर है। यानी टॉप 1500 की रैंकिंग में भारत के 45 संस्थान हैं और टॉप 200 की रैंकिंग में भारत के मात्र 2 संस्थान हैं। कौन कौन? IIT बॉम्बे जो 149वें स्थान पर है और IIT दिल्ली जो 197वें स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्यूएस रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान कौन है? तो अभी हम लोगों ने देखा अमेरिका के कैम्ब्रिज में स्थित MIT यानी मैसेच्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये प्रथम स्थान पर है। क्यूएस रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 200 शैक्षणिक संस्थानों में भारत के निम्न में से किस संस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है? JNU, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या B और C दोनों? तो IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली इन दोनों को स्थान प्राप्त हुआ है। IIT बॉम्बे 149वें रैंकिंग पर है और IIT दिल्ली 197वें रैंकिंग पर है। 4 से 9 जून 2023 के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निम्न में से किस देश या देशों की राजकीय यात्रा की? भूटान, सूरीनाम, सर्बिया और डी ऑप्शन है B और C दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सूरीनाम और सर्बिया दोनों की ही यात्रा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम व सर्बिया की 6 दिन की राजकीय यात्रा पर 4 से 9 जून के बीच थी और भारतीय प्रवासियों के सूरीनाम प्रवास के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वहां आयोजित सूरीनाम में आयोजित कार्यक्रम के लिए वह आमंत्रित थी और इसी दौरान द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेंज ऑफ द येलो स्टार, इससे उन्हें सम्मानित किया गया है। जो सूरीनाम के राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोषी, इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेंज ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेंज ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया? तो अभी हम लोगों ने देखा सूरीनाम। ये देखिए अगला क्वेश्चन, 31 मई से 3 जून 2023 के बीच निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा संपन्न की? ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, जापान या भूटान? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, नेपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए नेपाल के नए प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री के रूप में दिसंबर 2022 में कार्यभार संभालने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा है और पहले ही उन्होंने भारत का दौरा किया। देखिए इन दोनों की तस्वीर है। 20 से 24 जून 2023 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किन देशों की यात्रा संपन्न की? तो ऑप्शन है अमेरिका और मिस्र, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और फिलिस्तीन, नेपाल तथा बांग्लादेश। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमेरिका और मिस्र। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है इससे संबंधित। प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी यद्यपि इससे पहले 6 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके थे, लेकिन उनकी अमेरिका की यह पहली राजकीय यात्रा थी। इससे पहले कई बार गए थे, जैसे UN में या फिर किसी भाषण देने के लिए या फिर वो दूसरे काम से, लेकिन राजकीय तौर पे उनकी यह पहली यात्रा थी। ये जो 7वीं यात्रा है यह राजकीय यात्रा है। अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी राजकीय यात्रा पर जा चुके हैं। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधन किया। यह दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को अधिवेशन किया है। इससे पहले जब वो 2016 में भी गए थे तो उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस का जो संसद है जिसे कांग्रेस कहा जाता है उसके संयुक्त सत्र का संबोधन किए थे। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधन करने वाले यह भारत के 6ठे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह भी ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, लेकिन 2 बार संयुक्त संसद का सत्र का संबोधन करने वाले यह देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया? जापान, फ्रांस, ईरान और मिस्र। तो अमेरिका और फ्रांस की यात्रा पर थे, तो ईरान के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसे नवाजा गया है। मिस्र यात्रा के दौरान मेजबान राष्ट्रपति अब्दुल फजह अल सीसी यानी मिस्र के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होंगे। तो हर 2 साल पे 5 सदस्य
हट जाते हैं और नए सदस्यों का चुनाव होता है। तो इसी तहत 1 जनवरी 2024 को जो 5 देश जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए चुने गए हैं वो हैं अल्जीरिया, सीरिया लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवानिया। आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपको पता होगा कि 15 सदस्यीय यह परिषद है, जिसमें 5 सदस्य तो अस्थायी है और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। इनमें से 5-5 सदस्य हर एक साल चुना जाता है, हर 2 वर्ष पे चुने जाते हैं। तो हम लोग 1 जनवरी 2024 से जो 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की संरचना होंगी उसको देख लेते हैं। 5 अस्थायी सदस्य के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। और 5 अस्थायी सदस्य जिनकी द्विवार्षिक सदस्यता 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होगी, वे हैं जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक व स्विट्जरलैंड। और ये जो 5 नए देश हैं यह 31 दिसंबर 2025 तक बने रहेंगे। चलिए दोस्तों आगे अगला प्रश्न देखते हैं। IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां, 20वां, 30वां या 40वां? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 40वां। स्विट्जरलैंड स्थित IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी 64 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 40वां है और पिछले वर्ष भारत का स्थान 43वां था। और इस रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है? डेनमार्क को। तो 64वें स्थान पर कौन है? वेनेजुएला। ये सारी चीज़ों को याद रखना। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 5 रैंकिंग किसकी है। तो डेनमार्क पहले स्थान पर, आयरलैंड दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर। ये टॉप 3 याद रखिएगा। तो बॉटम 3 भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो वेनेजुएला जो है वो 64वें स्थान पर यानी सबसे नीचे है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में। और 63वें स्थान पर अर्जेंटीना है। और भारत का स्थान क्या है? 40वां। पिछले वर्ष क्या था? 41वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा डेनमार्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सम्राट के आधिकारिक जन्म दिवस पर ट्रूपिंग द कलर परेड का आयोजन किया गया? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या जापान? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए ब्रिटेन। यह है ब्रिटेन के सम्राट। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय का वास्तविक जन्मदिवस तो 14 नवंबर को है, किंतु राजघराने की परंपरा के अनुसार आधिकारिक रूप से ये जन्मदिन वर्ष जून माह में ही मनाया जाता है। और आधिकारिक जन्म दिवस के अवसर पर संपन्न की जाने वाली शाही घराने की एक परंपरा है जिसे ट्रूपिंग द कलर परेड यह इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, 111 वर्ष पूर्व समुंदर में डूबे टाइटैनिक का हाल ही में मलबा दिखाने गई एक अमेरिकी पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार कितने यात्रियों की मृत्यु हो गई? 3, 5, 7 या 10? तो पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में था। 5 यात्री इसमें सवार थे, जिसमें कि इस पनडुब्बी के जो कंपनी था उसके CEO भी इसमें सवार थे। ये पांचों दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ये पांचों लोग उसमें मौत के घाट उतर गए। ये 5 लोग कौन कौन से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं टाइटैनिक, जो 1912 में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस पर कई सारी मूवी भी बनी है। और ये जो नया जो पनडुब्बी है जिसे लोग जाते हैं देखने, ये है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें ये 5 लोग जो है 3, 4, 5 ये लोग थे और इन्होंने ये सारे लोग डूब के। आइए देखते हैं ओशियन गेट एक्सपेडिशन। जो कंपनी है अमेरिकी कंपनी, उसका नाम है ओशियन गेट एक्सपेडिशन। 15 अप्रैल 1912 को अपनी पहली ही समुद्री यात्रा के दौरान टाइटैनिक जहाज बर्फ की विशाल चट्टान से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूब गई थी और जिसमें 1500 व्यक्ति की मौत हो गई थी। आपने फिल्म भी देखा होगा टाइटैनिक। दुर्घटना के 73 वर्ष बाद इसका जो मलबा है कनाडा के न्यू फाउंडलैंड द्वीप में उसके आसपास मैंने 300 फीट की दूरी पर मिला। किसका? तो टाइटैनिक का मलबा, जिसे हमने पिक्चर में भी देखा था। टाइटैनिक का मलबा पनडुब्बियों के जरिए दिखाने के लिए अमेरिका की एक जो कंपनी है जिसका नाम है ओशियन गेट एक्सपेडिशन, इसने वर्ष 2023 से अभियान संचालित किया, जो प्रति यात्री $2.5 लाख शुल्क लेता है। यानी एक यात्री से इतना पैसा लेता है। ऐसी ही एक निजी यात्रा पर 18 जून 2023 को चालक सहित यात्रियों की एक टीम लेकर टाइटन नाम की एक पनडुब्बी उसी दिन दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें उसमें सवार 5 लोग
चालक को भी शामिल थे, की मृत्यु हो गई। इन यात्रियों में ओशियन गेट जो कंपनी है, जो कि जिसकी एक पनडुब्बी थी जो लोगों को वो मलबा दिखाने के लिए ले जाती है, उसके जो सीईओ जो थे स्टॉकटन रस, ये भी उसमें मौजूद थे, ये भी मारे गए। और एक पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति है शाहजादा दाऊद और उसका 19 वर्षीय पुत्र सुलेमान, ये भी उसमें थे। एक एक अन्य ब्रिटिश अरबपति हैमिश हार्डिंग के अतिरिक्त फ्रांसीसी पनडुब्बी जो चालक है पॉल हेनरी, इन पांचों की मृत्यु इस दुर्घटना में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 6.4%। सीजीए द्वारा 31 मई 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जो है 2022-23 के दौरान 17,33,111 करोड़ रहा, जो कि उस वित्तीय वर्ष का जो जीडीपी था उसका 6.4% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है? 110 रुपया, 113 रुपया, 133 रुपया, 143 रुपया। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 143 रुपया। जो पहले जो था 2040 रुपया प्रति क्विंटल, वो अब बढ़कर हो गया है 2183 रुपया प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने चीनी सत्र जो है, चीनी का सत्र होता है अक्टूबर से सितंबर तक, इसका सत्र होता है। तो 23-24 का जो चीनी सत्र है, इसके लिए गन्ने के एफआरपी, जैसे एमआरपी खाद्य सामग्री की होती है उसी तरह गन्ने के लिए एफआरपी कहा जाता है, इसे फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस के नाम से जाना जाता है, में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है? 10, 20, 30 या 40। तो सही उत्तर है दोस्तों 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। 2022-23 के लिए यह 305 रुपये प्रति क्विंटल था। अब 2023-24 के लिए जो गन्ना सत्र है, इसके लिए 10 रुपये बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। हाल ही में ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 के अंत तक, यानी 31 मार्च 2023 के अंत तक देश में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या कितनी थी? 1.107.38 करोड़, 116.69 करोड़, 117.23 करोड़ या 127.38 करोड़। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 117.23 करोड़ लोगों के पास देश में टेलीफोन कनेक्शन है, या 31 मार्च 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं ट्राई ने ये कुछ और आंकड़े जारी किए हैं। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार देश में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 31 मार्च तक 117.23 करोड़ हो गई थी, जो एक वर्ष पूर्व यानी पिछले वर्ष 116.69 करोड़ थी। यानी पिछले एक वर्षों में 54 लाख टेलीफोन कनेक्शनों में वृद्धि दर्ज की गई है। और टेली डेंसिटी कितना था? मार्च 2023 के अंत तक टेली डेंसिटी 84.51 थी, यानी प्रत्येक देश में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में 84.51, लगभग 85 व्यक्तियों के पास मोबाइल है। टेली डेंसिटी प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर कितने के पास मोबाइल है, इसे टेली डेंसिटी कहा जाता है। कुल टेलीफोन कनेक्शनों में शहरी कनेक्शनों का भाग जो है 55.76%, यानी 65.37 करोड़ लोग शहरी है, और 44.24% लोग यानी 51.86 करोड़ लोग ग्रामीण वाले लोग हैं। और इसी तरह 2023 का जो आंकड़े है, इसमें सर्वाधिक टेली डेंसिटी किस राज्य की है? तो दिल्ली में, यानी दिल्ली के प्रत्येक 100 लोगों में 273.67 लोगों के पास 273.76 मोबाइल कनेक्शन हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर लगभग 3 मोबाइल कनेक्शन हैं। जबकि बिहार इस मामले में सबसे न्यूनतम है, और इसका टेली डेंसिटी कितना है? 55.23%, यानी प्रत्येक 100 लोगों में से 55 लोगों के पास बिहार में मोबाइल कनेक्शन है, जबकि दिल्ली में लगभग एक व्यक्ति के पास 3 मोबाइल कनेक्शन है। और ट्राई के इसी आंकड़ों के अनुसार जो ब्रॉडबैंड 2022 में ब्रॉडबैंड कनेक्शन 78.83 करोड़ थी, वह मार्च 2023 में बढ़कर 83.93 करोड़ हो गई है।
अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न है, आपको रिपीट करवा देता हूं। ट्राई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक देश में टेली डेंसिटी कितना था? तो अभी हम लोगों ने देखा 84.51%। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेली डेंसिटी से तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन डी देखिए, प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्राई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक देश में टेलीफोन कनेक्शनों में शहरी एवं ग्रामीण कनेक्शनों का प्रतिशत कितना है? तो शहरी में 55.76% और गाँव में 44.24%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक देश में सर्वाधिक टेली डेंसिटी 273.67 वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हमने देखा सर्वाधिक टेली डेंसिटी कहाँ है? दिल्ली में, और यह कितना है? 273.67। और इसी में क्वेश्चन है, सबसे निम्न टेली डेंसिटी किस राज्य में है? तो बिहार में है, 55.23। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी कौन बन गई है? जो पिछले कई सालों से बनी हुई है वो है, ऑप्शन है आपके सामने, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, बीएसएनएल। तो सही उत्तर है रिलायंस जियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना जो बाजार का हिस्सा है उसका 37.67% रिलायंस जियो के पास है। दूसरे नंबर पर भारती एयरटेल है जो है 32.42%। उसके बाद वोडाफोन आइडिया, उसके बाद बीएसएनएल। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन है? रिलायंस जियो। और कुल मार्केट शेयर का 37.61% जो मोबाइल कनेक्शन है वह जियो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के ताजा अनुमान के अनुसार चालू वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि दर कितनी रहेगी? सही उत्तर है 2.7%। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन मुख्य रूप से उच्च आय वाली विश्व की 38 प्रमुख देशों के अंतर सरकारी संगठन है, जिसने चालू वित्तीय वर्ष में वैश्विक दर को 2.7% रहने का अनुमान लगाया है। और OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने यह कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 3 वर्षों में 6.7% की औसत वृद्धि प्राप्त करेगी, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च वृद्धि दर होगी? किसने कहा है? फिच रेटिंग्स ने, मूडीज ने, S&P ग्लोबल रेटिंग ने या DBRS ने? तो सही उत्तर है S&P ने यह बात कही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? PM प्रमाण, PM प्रणाम, PM जवान या PM प्रकृति? तो सही उत्तर है दोस्तों PM प्रणाम, PM PRANAM। इसका फुल फॉर्म है PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अनुसार भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग का कितना प्रतिशत कार्य जून 2023 तक पूर्ण हो चुका है? तो लगभग 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। आप मैप पे देखिए, यह जो राजमार्ग है न्यू दिल्ली से होते हुए, न्यू दिल्ली से ये फिर कहाँ जाएगी? म्यांमार में जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में से म्यांमार में प्रवेश करेगी और म्यांमार से यह थाईलैंड में प्रवेश करेगी। तो इसका लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। म्यांमार के रास्ते भारत और थाईलैंड को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए प्रस्तावित IMT राजमार्ग यानी इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे 2027 तक पूरा कर लेने की संभावना है। और यह इसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 1400 मीटर लंबा यह सड़क मार्ग भारत में मणिपुर के मोरेह का म्यांमार के रास्ते थाईलैंड के मैक्सॉन थाईलैंड में एक जगह है उससे जुड़ेगा, जिसका विस्तार आगे आसियान के अन्य देशों लाओस, इंडोनेशिया, वियतनाम तक करने की योजना है। तत्काल में यह 3 देशों में से होके जाएगी। बांग्लादेश को भी जोड़े जाने के लिए भारत सरकार ने पहल की है और बांग्लादेश सरकार ने भी हामी भर दी है। तो आगे यह भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड तक जाएगी, उसके बाद फिर आसियान देशों से जुड़ जाएगी। कौन सी रोजमार्ग? तो IMT हाईवे। नेक्स्ट, UCC का शब्द विस्तार है, शब्द यहाँ गलत लिखा गया है। UCC का शब्द विस्तार का है जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सभी धर्मों एवं मान्यता वाले नागरिकों के लिए निजी जीवन संहिता को सम्मान हो, अर्थात विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि से संबंधित जो कानून हो वो एक रूपता हो, एक समान हो। इसके लिए हाल ही में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात की सरकारों ने समान नागरिक संहिता जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड
कहा जाता है लागू करने के इरादे की अपनी अपनी घोषणा की है और इस संबंध में राष्ट्रीय विधि आयोग ने भी इस पे विचार करने की बात कही है। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो इस महीने हुए हैं वो कौन कौन से हैं, देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद एमसीक्यू के माध्यम से इसे याद रखेंगे। रॉ जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? रवि सिन्हा। आप याद करिएगा, आपका कोई दोस्त हो रवि के नाम से तो उसे आप रॉ मतलब याद करने का तरीका उसे रॉ का चीफ बना दीजिएगा और याद रहेगा। उसी तरह भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं? जनार्दन प्रसाद। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया महानिदेशक जनार्दन प्रसाद। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो श्रीमती रवनीत कौर। आपने देखा होगा कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की स्थान जो रैंकिंग थी वह 40वां था। पहले नंबर पर डेनमार्क था, 64वें नंबर पर वेनेजुएला था। उसी प्रतिस्पर्धात्मक आयोग का जो अध्यक्ष है उसे बनाया गया है, श्रीमती रवनीत कौर को बनाई गई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो डेनिस फ्रांसिस। इसी तरह बीबीसी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? एलेक्स क्लास स्टीफन्स। और कौन चुनी गई हैं ये? भारतीय रिजर्व बैंक में चौथे डिप्टी गवर्नर कौन चुने गए हैं? तो स्वामीनाथन जानकी रमन। अब याद रखिए का हम देखिएगा, एक एक करके एमसीक्यू के माध्यम से पूछते हैं। हाल ही में भारत के नए रॉ प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अभी हम लोगों ने देखा रवि सिन्हा को नया रॉ प्रमुख बनाया गया है और यह 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी है जो कि 1 जुलाई से 2 वर्ष के लिए रॉ के प्रमुख बनाए गए। और इन्होंने किनका जगह लिया है? तो सामंत कुमार गोयल का जगह लिया है। और इससे पहले ये कहाँ थे? तो कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में कार्य करते, स्पेशल सेक्रेटरी थे कैबिनेट सचिवालय में, वहां से इनको भेज दिया गया रॉ के प्रमुख के रूप में। 2 साल तक इस पद पे रहेंगे। हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हम लोग ने चार्ट में देखा था जनार्दन प्रसाद। ये है जनार्दन प्रसाद, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक। सॉरी दोस्तों। हाल ही में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीमती रवनीत कौर। ये है श्रीमती रवनीत कौर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित डेनिस फ्रांसिस किस देश के नागरिक है? केन्या, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इक्वाडोर या मोजाम्बिक? तो 78वें सत्र के लिए जो अध्यक्ष चुने गए हैं डेनिस फ्रांसिस, यह ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के नागरिक है। ठीक है। और जो 78वां सत्र के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं, यह महासभा का जो सत्र होगा 12 सितंबर से प्रारंभ होगा। हर साल इसके लिए नया अध्यक्ष चुना जाता है। हाल ही में किसे बीबीसी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हमने देखा एलेन क्लास स्टीफन्स, यह बीबीसी की कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। जून 2023 में निम्न में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो उन्हीं में 3 पद थे, एक पद रिक्त हुआ था, तो उनके स्थान पर चौथे जो डिप्टी गवर्नर चुने गए हैं वे है स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है। और जो 3 अन्य जो डिप्टी गवर्नर है वो है माइकल देवव्रत पात्रा, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और चौथे स्वामीनाथन जानकी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जून 2023 को की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या, गीता प्रेस गोरखपुर, इसरो को या रामकृष्ण मिशन को? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, गीता प्रेस गोरखपुर को। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे जान लेना बहुत जरूरी है। संस्कृति मंत्रालय ने 18 जून 2023 की विज्ञप्ति के अनुसार गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2023 का गांधी शांति पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से समाज की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। 1923 में स्थापित गीता प्रेस गोरखपुर विश्व में सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। यह 14 विभिन्न भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन अभी तक किया है, जिनमें 16.21 करोड़ तो सिर्फ
श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तकें शामिल है। और इस पुरस्कार के तहत, गांधी शांति पुरस्कार के तहत, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका के साथ 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब मामला यहाँ पे है, देखिए कि इस पुरस्कार को बड़ा सम्मान गीता प्रेस ने बताया, यानी गांधी शांति पुरस्कार को अपने लिए एक बहुत बड़ा सम्मान बताया, किंतु किसी भी तरह से का दान न लेने की अपनी एक परंपरा है। गीता जो प्रेस गोरखपुर का है वो किसी से किसी प्रकार का दान नहीं स्वीकार करता है, और इसी के तहत पुरस्कार की राशि को स्वीकार करने से गीता प्रेस ने इनकार कर दिया। उसने प्रशस्ति पत्र और पट्टिका तो ले ली, लेकिन 1 करोड़ की जो राशि है उसे इसने स्वीकार नहीं किया, इनकार कर दिया, क्योंकि इसकी परंपरा है, आज तक किसी से दान या फिर किसी प्रकार का आर्थिक सहायता इसने नहीं लिया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया टुडे व बिजनेस स्टैंडर्ड के सहयोग से दिया जाने वाला वर्ष 2023-24 का टीम मार्क्समैन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? HPCL, BPCL, नाल्को या NTPC? तो सही उत्तर है NTPC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सूर्यनाथ सिंह, अतुल कुमार राय, अनिरुद्ध कानीसेट्टी या सुधा मूर्ति? सही उत्तर है दोस्तों सूर्यनाथ सिंह। आइए देखते हैं साहित्य अकादमी बाल एवं युवा पुरस्कारों, साहित्य अकादमी के तरफ से यह दिया जाता है। 22 जून 2023 को साहित्य अकादमी ने 2023 के अपने बाल साहित्य पुरस्कारों के 22 प्राप्तकर्ता और युवा पुरस्कारों के 20 विजेताओं की सूची घोषित की। यानी साहित्य अकादमी द्वारा बाल पुरस्कार और युवा पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो इसी के तहत बाल साहित्य पुरस्कार 22 लोगों को 22 भाषाओं में, और युवा पुरस्कार 20 विजेताओं की सूची जारी की गई साहित्य अकादमी द्वारा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी व राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं के ऐसे रचनाओं और लेखकों को दिए जाते हैं। और इसके तहत प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 50,000 रुपये की भी राशि दी जाती है। तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ना, वो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी को मिलाकर कुल 24 भाषाओं के लिए दी जाती है। अब देखते हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023। यह पुरस्कार किसी भारतीय लेखक की सबसे उत्कृष्ट पुस्तक के लिए 2010 से स्थापित की गई एक वार्षिक पुरस्कार है, जो पुरस्कार के वर्ष से ठीक पहले के 5 वर्षों के दौरान अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में पहली बार प्रकाशित हुई हो, ठीक है, उसे दी जाती है। और वही साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो यह पुरस्कार 2011 से भारतीय भाषाओं के वैसे लेखकों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है जिनकी आयु पुरस्कार वर्ष की 1 जनवरी को 35 वर्ष से कम हो। इस वर्ष हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है अतुल कुमार राय को उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए, तथा अंग्रेजी भाषा के लिए अनिरुद्ध कानीसेट्टी को उनका जो ऐतिहासिक रचना है लॉर्ड ऑफ द डेक्कन, सदर्न इंडिया ऑफ चालुक्याज टू चोलाज के लिए दिया गया है। और कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो परीक्षा उपयोगी है उसको हम लोग यहाँ पर चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। एक तरफ है बाल साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, तो और दूसरा है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो कुछ महत्वपूर्ण भाषा है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। हिंदी भाषा के लिए जो है बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में सूर्यनाथ त्रिपाठी की जो रचना है कटुए ऐप, इसको दी गई है। अभी हम लोग साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार की सूची देख रहे हैं। और अंग्रेजी भाषा के लिए सुधा मूर्ति को उनकी जो रचना है ग्रैंड पेरेंट्स बैग स्टोरीज के लिए दी गई है। और संस्कृत भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार राजबल्लभ त्रिपाठी को मिला है, उनकी जो रचना है मानवी के लिए। अब हम लोग देखते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो हिंदी भाषा के लिए अतुल कुमार राय को दिया गया है चांदपुर की चंदा के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए अनिरुद्ध कानीसेट्टी को मिला है लॉर्ड ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्याज टू चोला के लिए। और उर्दू भाषा के लिए तौसीफ बरेलवी को दिया गया है जहान जात के लिए। आप इस सूची को याद रखिएगा। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया है?
तो सुधा मूर्ति को। उनकी जो रचना थी ग्रैंड माज बैग ऑफ स्टोर्स के। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों अतुल कुमार राय को, उनकी जो बुक है चांदपुर की चंदा के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अनिरुद्ध कानिसेट्टी को, आपने चार्ट में देखा था। और किस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है? नर्सिंग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में? तो नर्सिंग क्षेत्र के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नर्सिंग के क्षेत्र में समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा एवं समुदाय की सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में की गई थी। और इस बार वर्ष 2022 और 23 के लिए देश भर के चुनिंदा 30 नर्सों को, प्रत्येक वर्ष 15 नर्सों को दिया जाता है। तो टोटल 2 वर्षों का एक साथ दिया गया है। टोटल 30 नर्सों को यह पुरस्कार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 22 जून 2023 को प्रदान की। याद रखिएगा 2023, यहाँ 22 हो गया, 2023 के लिए जो 15 नर्सों की सूची जारी की गई है उसमें बिहार की गायत्री कुमार भी शामिल है। तो ये इसलिए मैंने नोट कर लिया क्योंकि आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल कितने नर्सों को वर्ष 2022 व 23 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है 20, 25, 30 या 40। तो टोटल मिला के 30 नर्सों को। अगला प्रश्न, बिहार की किस महिला को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हमने देखा गायत्री कुमारी को। वर्ष 2022 के चौथे जल शक्ति पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश। आइए अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से देखते हैं। जल संरक्षण व प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के चौथे जल शक्ति पुरस्कारों की घोषणा 15 जून 2023 को की गई, जिसमें कुल 41 विजेताओं को 11 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया गया। 11 श्रेणियां कौन कौन सी देख लेते हैं दोस्तों। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर उड़ीसा तथा तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश व बिहार को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, इसी तरह सर्वश्रेष्ठ जिला किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ जिला का जल शक्ति पुरस्कार तो उड़ीसा का जो गंजाम जिला है इसे प्रथम स्थान, और तमिलनाडु का नमक्कल जिला को दूसरा स्थान तथा तेलंगाना के आदिलाबाद को तीसरा स्थान दिया गया। आपको पहला स्थान याद रखना है। उड़ीसा का गंजाम जिला को सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो अवार्ड दिया गया है जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत, तेलंगाना के कोठागुडे की यह ग्राम पंचायत है, जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना। इसी तरह सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार दिया गया है चंडीगढ़ नगर निगम को, और दूसरे स्थान किसे मिला है? तो इंदौर नगर निगम को। सर्वश्रेष्ठ मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिलाकर किसे प्रदान किया गया है? एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम की यह मीडिया है, इसको दिया गया है। इसी तरह सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जमियत तारा प्राइमरी स्कूल मेहसाना जो कि गुजरात में है, इसे सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। इसी के तहत कैंपस उपयोग हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग तो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार के बेगूसराय जिले में इसे मिला है। सर्वश्रेष्ठ एनजीओ का पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किसे दिया गया है? तो अपर्णा सेवा संस्थान जो उदयपुर राजस्थान में है, इसे दिया गया। दूसरे स्थान पर आरोह फाउंडेशन नोएडा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जल उपभोक्ता संघ तो संजीवनी प्याज सहकारी मंडली लिमिटेड गुजरात की ये है, इसे दिया गया है। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेतु सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड नोएडा की संस्था है, इसे प्रदान किया गया है। और दूसरे स्थान पर गुरुग्राम की कोका कोला इंडिया को प्रदान किया गया। यानी इनमें यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है अपने क्षेत्र में जलों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। वर्ष 2024 के चौथे जल शक्ति पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हमने देखा था उड़ीसा का गंजाम जिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे जल शक्ति पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत तो जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना सही है। सर्वश्रेष्ठ शहरी संस्थान शहरी निकाय तो चंडीगढ़ नगर निगम ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ स्कूल तो जमियतपुरा प्राइमरी स्कूल मेहसाना गुजरात ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय, तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स का वर्ष 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मिशन में प्राण गंवाने वाले कितने भारतीयों को डैग हैमरशोल्ड पदक प्रदान किया गया है? तो 3 भारतीय जवानों को यह मेडल प्रदान किया गया है। हाल ही में सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो यह इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। यह है सिल्वियो बर्लुस्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दुग्ध उत्पादन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जून को। आंध्र प्रदेश का विघटन कर अलग राज्य के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था और तब से 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए 21 जून को। और इस बार जो 2023 के 8वें योग दिवस का थीम क्या था? वसुदेव कुटुंबकम। पुस्तक मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू के लेखक कौन है? टी.एन. शेषन, संदीप बारू, संदीप साहू या कस्तूरी रे? तो यह पुस्तक है संदीप साहू। संदीप साहू की यह पुस्तक आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। कुछ और पुस्तकें प्रकाशन हुई हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। एक तो हो गया मैडम प्रेसिडेंट, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू से ही संबंधित है फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स, तो इसके लेखक है कस्तूरी रे। और तीसरी बुक है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ये टी.एन. शेषन की पुस्तक है। तो याद रखिएगा, अगला प्रश्न भी यही है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है? तो अभी हमने देखा कस्तूरी रे, ये पुस्तक है। अगला प्रश्न है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो टी.एन. शेषन, ये बुक है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए मणिपुर के हिंसक घटनाओं की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? विक्रम लांबा, हिमांशु शेखर दास, आलोक प्रभाकर या अजय लांबा? तो सही उत्तर है दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे अजय लांबा, इन्हें इस न्यायिक जांच आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और इनके साथ 2 अन्य सदस्य भी है, जो है सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर। तो किसकी अध्यक्षता में? अजय लांबा की अध्यक्षता में, सॉरी कलकत्ता नहीं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं उनकी अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया गया है। श्रमिकों के कल्याण के लिए G20 देशों का L20 नामक शिखर सम्मेलन 21 से 23 जून के बीच कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली, पटना, लखनऊ या वाराणसी? तो आपको पता होगा कि इस साल सितंबर में भारत G20 का मेजबानी कर रहा है और इसी के उपलक्ष्य में कई सारी मीटिंगें देश में हो रही है। और इसी के तहत जो श्रमिकों के संबंधित एक L20 नामक जो सम्मेलन है वह भारत के बिहार के पटना में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, श्रमिकों के कल्याण के लिए G20 देशों की पहल का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन पटना में 21 से 23 जून को संपन्न हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या नई दिल्ली? तो यह आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरब सागर में उठे किस चक्रवात तूफान ने गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई थी? तो आपको याद होगा, इसका नाम है बिपरजॉय। बिहार के किन जिलों के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन ब्रिज का एक भाग ढह गया? और ये एक बार नहीं दूसरी बार हुआ है दोस्तों। देखिए क्या है, मतलब
किस तरह ये लोग बनाए हैं कि पहली बार पिछले साल और इस बार भी यह भाग ढह गया। तो कौन कौन जिलों के बीच यह पुल बनाया जा रहा है? खगड़िया और भागलपुर के बीच। बिहार में खगड़िया के अगुवानी व भागलपुर के सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन ब्रिज 4 जून 2023 के बीच ढहकर गंगा नदी में समा गया। 1716 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्माणाधीन इस पुल का 4 पिलर ध्वस्त हो गए। पिछले वर्ष अप्रैल माह में भी यह पुल का एक हिस्सा गिर गया था। 1 जून 2023 को वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान किरण किस राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? कर्नाटक, गुजरात, केरल या अरुणाचल प्रदेश? सही उत्तर है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की? तो अहमदनगर का नाम अब हो जाएगा अहिल्यानगर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 31 मई 2023 को अहमदनगर में अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की कि अहमदनगर का नया नाम अब अहिल्यानगर होगा। उल्लेखनीय है कि 18वीं सदी की मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित अहमदनगर में हुआ था। इसलिए इस शहर का नाम अहिल्यानगर किए जाने की मांग कई वर्षों से उठाई जा रही थी। हाल ही में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी किस बैडमिंटन टूर्नामेंट के युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है? मलेशिया ओपन, सिंगापुर ओपन, इंडोनेशिया ओपन या शंघाई ओपन? तो इंडोनेशिया ओपन में इस जोड़ी ने डबल्स का खिताब जीतकर ऐसा उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय जोड़ी है। भारत की साइना नेहवाल 2020 तथा 2022 में एवं किदाम्बी श्रीकांत ने 2017 में एकल का खिताब जीतने में सफल रहे थे, किंतु युगल में यह पहली बार किसी भारतीय जोड़ी ने यह खिताब अपने नाम किया है। 13 से 18 जून 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न इस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने, जबकि महिला एकल का खिताब चीन के चेन यूफी ने जीता। और अगला क्वेश्चन भी इसी से है कि जून 2023 में संपन्न इंडोनेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने। और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो चीन की चेन यूफी ने। अगला क्वेश्चन, दूसरा विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो भारत को इंग्लैंड के ओवल में चले इस दूसरे विश्व आईसीसी की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर यह खिताब जीता। आईसीसी की वर्ष 2021-23 की दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल मुकाबला भारत व ऑस्ट्रेलिया के टीम के बीच लंदन के ओवल के मैदान पर 7 से 11 जून के बीच खेला गया। यह मैच 209 रनों से जीतकर ऑस्ट्रेलिया टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो गदा मिलता है, शील्ड के रूप में गदा दिया जाता है टेस्ट चैंपियनशिप का, उसे अपने नाम की। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया आईसीसी की सभी ट्रॉफियां किसी न किसी वर्ष जीतने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। उसके पास आईसीसी के सभी टूर्नामेंट का खिताब है। इससे पूर्व 2019-20 का जो पहला टेस्ट चैंपियनशिप था ना, उसके भी फाइनल में भारत पहुंचा था, लेकिन उस समय न्यूजीलैंड के हाथों हार गया था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित 4 देशों के तीसरे इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का खिताब किसने जीता? लेबनान, दक्षिण कोरिया, भारत या मंगोलिया? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत। भुवनेश्वर में 9 से 18 जून 2023 को आयोजित इस टूर्नामेंट का खिताब भारत ने फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराकर जीता। विश्व के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट एफए कप के 2023-22 का संस्करण खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, एसी मिलान या रियल मैड्रिड? तो सही उत्तर है दोस्तों मैनचेस्टर सिटी ने। अगला, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कैस्पर रड नॉर्वे का, कार्लोस अल्कराज स्पेन का, राफेल नडाल स्पेन के या नोवाक जोकोविच सर्बिया के? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच का यह एकल का 23वां ग्रैंड स्लैम है और यह विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले सर्बिया का नोवाक जोकोविच और स्पेन के राफेल नडाल दोनों ही 22 ग्रैंड स्लैम जीतकर टॉप पे थे, लेकिन अब नोवाक जोकोविच यह खिताब जीतते ही 23 ग्रैंड स्लैम इनके नाम हो गए। इन 3 ग्रैंड स्लैमों में 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन है, 3 फ्रेंच ओपन है, 7 विंबलडन है और 3 यूएस ओपन है। आपको पता ही होगा कि
साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। कौन? सबसे पहले फ्रेंच, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। तो इन चारों को मिलाकर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। चारों ही खिताब ग्रैंड स्लैम है। तो टोटल 23 ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच के पास हो गए हैं। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। इसने किसे हराया? तो नॉर्वे के कास्पर रूड को। और वहीं महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा स्विएटेक ने जीता और इसने चेक रिपब्लिक के कैरोलिन मुचोवा को हराकर जीता। ठीक है, नीचे वही बात जो कही गई है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा स्विएटेक ने जीता। ठीक है, यह इगा स्विएटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार पुरुषों का एकल ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच। इसके बाद कौन है? स्पेन के राफेल नडाल, उनके पास 22 ग्रैंड स्लैम है। भारत के 82वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने प्रणीत बुपल्ला का संबंध किस राज्य से है? तो यह तेलंगाना से है। 16 वर्षीय यह प्रणीत बुपल्ला भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर मई 2023 में बने हैं। भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर चौथी बार जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता है? तो फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर 2-1 से भारत ने 10वीं जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में, जो कि ओमान के सलालाह शहर में आयोजित हुआ था 23 मई से 1 जून के बीच, उसके फाइनल में 2-1 से पाकिस्तान को हराकर भारत ने यह खिताब चौथी बार जीता है। और तीसरे स्थान पर कौन रहा? दक्षिण कोरिया। और 21 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों का यह टूर्नामेंट है जिसने भारत ने चौथी बार जीता है। भारत इससे पूर्व 2004, 2008, 2015 में भी यह खिताब जीत चुका है। गोल्फ के 4 मेजर खिताबों में से एक तथा 2023 की दूसरी मेजर चैंपियनशिप पीजीए गोल्फ चैंपियनशिप कितने जीता? तो यह अमेरिका के बुक्स कोएप्का ने जीता है। और उसी तरह जो तीसरी मेजर गोल्फ चैंपियनशिप है यूएस ओपन गोल्फ चैंपियनशिप, यह किसने जीता? तो बिंघम क्लार्क, ये भी अमेरिका के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस आज का अंतिम प्रश्न है, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? गुरु काशी यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक, या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़? तो सही उत्तर है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश की मेजबानी में 25 मई से 3 जून के बीच 2023 को हुआ। 2022 में किस कारणवश कोरोना या अन्य घटनाओं के कारण इसे टाल दिया गया था। और इन खेलों में देश भर के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक खिलाड़ियों ने 21 खेलों में भाग लिया। 10 दिन तक चले इन खेलों में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 26 स्वर्ण सहित सर्वाधिक 69 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बनने का श्रेय प्राप्त किया। तो प्रतियोगिता दर्पण अगस्त की जो मैगजीन के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे ये यहीं पे समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।